ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एरर के बारे में, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किसको कहते हैं? जो एक सर्टेन ट्रेंड फॉलो करता है, ऐसे एरर्स को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर किसको बोलते हैं? ऐसे एरर मेजरमेंट जब हम करेंगे, ऐसा कुछ एरर आए जो एक सर्टेन ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, देन दैट टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर का रीज़न क्या हो सकता है? सिस्टमैटिक एरर का रीज़न हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर इन मेजरमेंट टेक्निक और पर्सनल एरर। ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्यों हो सकता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कभी कभी तुमने स्केल ख़रीदा होगा, जो 1 फीट का स्केल आता है, उसमें कभी कभी जो ग्रेडिंग है यानी जो मार्किंग किया हुआ है मेज़रमेंट के लिए, वो मार्किंग ही गलत है। जैसे मोस्टली ऐसा देखा जाता है, जैसे जो लकड़ी वाला स्केल आता है, 1 फीट का स्केल आता है लकड़ी वाला, उसमें अक्सर ऐसा रहता है कि जो मार्किंग है वो गलत रहती है। या प्लास्टिक वाला स्केल जो हम लोग ख़रीदते हैं उनमें मार्किंग गलत रहती है। और तुमने इसीलिए देखा होगा उन स्केल्स में कभी कभी लिखा रहता है नॉट फॉर कॉमर्शियल यूज़। तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, वो स्टूडेंट अपने घर में जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल स्टूडेंट, उनके लिए वो स्केल ठीक है। तो ऐसा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसमें जो मार्किंग है वो कभी कभी गलत भी हो सकती है। दो जो डिवीज़न्स हैं, हर डिवीज़न के बीच में गैप बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी फॉल्टी स्केल होने की वजह से उन डिवीज़न्स के बीच का गैप हो सकता है सब जगह एक जैसा ना हो। या कई बार जो बिगिनिंग में 0 वाला मार्किंग है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ एरर अगर इंस्ट्रूमेंट में है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, देन इट कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर। बिकॉज इंस्ट्रूमेंट में जो एरर एक बार हो गई इंस्ट्रूमेंट बनाते समय, दैट एरर इज़ फिक्स्ड। वो एरर एक बार जो हो गई वो वैसे ही रहेगी। अब जितने बार भी मेज़रमेंट करो तो वो एरर एक जैसी ही आएगी हमेशा ही। अगर एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है मेज़रमेंट तो वो हमेशा ज़्यादा ही आता रहेगा, क्योंकि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो एरर भी एक बार इंस्ट्रूमेंट बनाते समय वो एरर भी फिक्स हो गई। तो जितने बार मेज़रमेंट करोगे हमेशा एक जैसी ही एरर आएगी, और एक जैसी एरर आएगी तो वो सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में मानी जाएगी। ठीक है, नाउ एरर इन मेज़रमेंट टेक्निक। मेज़रमेंट टेक्निक अगर गलत है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं मेज़रमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करते टाइम, अगर उन स्टेप्स को हमने ठीक से फॉलो नहीं किया या स्टेप्स ठीक से हमने पहचाने नहीं कि कौन सा वाला स्टेप कब करना है, पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, तो ऐसे केस में भी मेज़रमेंट करते समय एरर आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पता लगाना है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर कितना स्टीम बन रहा है, ठीक है, मान लो यही एक्सपेरिमेंट है, एग्जैक्टली यही कि 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा पानी का, तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड हवा में उड़ रहा है। मान लो ऐसा हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही अगर तुमने जो इवेपोरेटेड पानी है उसको कलेक्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। बिकॉज तुम्हें क्या करना था, 100 डिग्री पर कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितना पानी ऊपर उड़ रहा है, उसको कलेक्ट करना था, बट तुमने पहले ही शुरू कर दिया, 100 डिग्री नहीं पहुंचा, 80 पर ही शुरू कर दिया। तो इससे फिर जस्ट एक एग्जांपल है ये, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा मेज़रमेंट गलत आ जाएगा, बिकॉज तुमने 100 पहुंचने से पहले 80 पे ही शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट, जबकि तुम्हारा टारगेट था कि 100 पर जब पहुंच जाए तब हम शुरू करें। तो इसको, ये एक एग्जांपल है एरर इन मेज़रमेंट टेक्निक का। तो मेज़रमेंट करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया, उनका सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया, तो भी मेज़रमेंट में एरर आ सकती है। तो इस तरह का जो एरर होगा वो एरर इन मेज़रमेंट टेक्निक में आएगा। और हर बार क्योंकि सेम गलती हम कर रहे होंगे, सेम
एरर इन मेजरमेंट टेक्निक हो रहा होगा तो वो सिस्टमेटिक एरर में आ जाएगा। नाउ पर्सनल एरर का मतलब है जो मेजरमेंट लेने वाला पर्सन है, अगर उसको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेज़रमेंट कैसे लेना है, या फिर मान लो कि कोई एक स्केल से लेकर लाइन बनाना चाहता है या कुछ मेज़रमेंट करना चाहता है, उसका हाथ किसी वजह से शेक कर रहा है, या मान लो कोई लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और गॉगल्स लगाकर लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसको सही कलर पता नहीं चलेगा कि कौन से कलर की लाइट आ रही है। तो इस तरह की जो एरर्स हैं दे आर कॉल्ड पर्सनल एरर्स। वो एक्सपेरिमेंट करने वाले पर्सन की वजह से एरर आ रही है, ठीक है, उसकी किसी इग्नोरेंस की वजह से एरर आ रही है, तो ऐसी एरर कहलाएगी पर्सनल एरर। क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है उस प्रॉब्लम को, तो हर बार एरर एक जैसी ही आएगी, यानी कि द एरर विल फॉलो ए सर्टेन ट्रेंड। सो इफ़ द एरर फॉलोज ए सर्टेन ट्रेंड इट कम्स अंडर सिस्टमैटिक एरर। तो ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं, इनके सोर्स और इनके कॉज दोनों हमें पता होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब हम कॉज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन इफ़ दैट कॉज इज़ रिमूव्ड द सिस्टमेटिक एरर इज़ ऑल्सो रिमूव्ड। नाउ व्हाट अबाउट द रैंडम एरर्स? रैंडम एरर नाम से ही पता चलता है रैंडम है, वो किसी अननोन कॉज की वजह से आ रहा है और हम पता नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंट में कि वो एरर क्यों आ रहा है। हमने अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लिया, वो भी सही है, मेज़रमेंट टेक्निक भी हमारा सही है, यानी जो स्टेप्स फॉलो करने थे मेज़रमेंट के लिए वो भी सही हैं, पर्सनल एरर भी नहीं है, तो फिर भी अगर कुछ एरर आ रहा है मेज़रमेंट में, देन इट कम्स अंडर रैंडम एरर, जिसका कॉज हमें नहीं पता है। सोर्स इज़ अननोन। तो सोर्स अगर अननोन है तो फिर एरर को रिमूव कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है कि सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ एरर, बट रैंडम एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बिकॉज इनका हमें सोर्स ही पता नहीं है कि रैंडम एरर क्यों हो रहा है। तो फिर रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते, बट दे कैन बी रिड्यूस्ड, इनको कम किया जा सकता है। कैसे? बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो हमारा जो रैंडम एरर है वो कम तो नहीं हो सकता, बट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन कैलकुलेटिंग द मीन, और मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो मीन वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू के लगभग आसपास आ जाएगी, यानी कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। एक्यूरेसी का मतलब है कि ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू उसके बीच में डिफरेंस जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। तो जब हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे और मीन निकालेंगे तो वो ट्रू वैल्यू के आसपास आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा कि सिस्टमैटिक एरर एक सर्टेन ट्रेंड फॉलो करता है, यानी कि या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा एरर या नेगेटिव आएगा। मतलब या तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से हर बार ज़्यादा ही आ जाएगी या हर बार कम ही आ जाएगी, यानी एक सर्टेन ट्रेंड फॉलो करेगी। जबकि रैंडम एरर में ऐसा कुछ ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, कभी पॉजिटिव एरर आएगा कभी नेगेटिव एरर आएगा। तो जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो फिर अल्टीमेटली जो मीन वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू के आसपास आ जाएगी। तो इन बातों को हम एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो ये काम और आसान हो जाएगा। तो फिर कैलकुलेशन ऑफ एरर कैसे किया जाता है उसके बाद में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो सपोज हमें एक क्वांटिटी x को मेज़र करना है। लेट x इज़ द ट्रू वैल्यू। मान लो कि एक क्वांटिटी है x जिसकी ट्रू वैल्यू है इतनी। लेट x इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। अगर किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू हमें दी हुई है x, और अगर ट्रू वैल्यू ना दी हुई हो तो क्या करेंगे? मान लो कि हमें एक रॉड दे दिया गया, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू गिवन है और मेजर्ड वैल्यू इज़ x डैश, तो एरर क्या होगी? चलो पहले इसी को देख लेते हैं, रॉड को बाद में बनाते हैं। ये मेजर्ड वैल्यू है x डैश,
देयरफॉर एरर इन मेजरमेंट डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो एरर इन मेजरमेंट कैसे लिखा जाएगा? ट्रू वैल्यू इज़ एक्स, मेजर्ड वैल्यू इज़ एक्स डैश। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू से एरर इन मेजरमेंट कैसे आएगा? एक्स डिफरेंस एक्स डैश, ये सिंबल लगा लेते हैं, एक्स डिफरेंस एक्स डैश। मतलब जो भी बड़ा होगा, ज़रूरी नहीं कि ट्रू वैल्यू से हमेशा मेजर्ड वैल्यू कम आए, और ये भी हो सकता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी बड़ा होगा, एक्स या एक्स डैश में से जो भी बड़ा होगा, तो हम उसमें बड़े में से छोटे वाले को डिफरेंस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन लिखकर यहाँ मैग्नीट्यूड साइन लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि अगर x बड़ा हो या x डैश बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेल्टा x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इससे हमें एरर इन मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर ट्रू वैल्यू भी गिवन ना हो, हमें सिर्फ कह दिया जाए कि एक रॉड आपके पास है, मान लो ये एक रॉड है और इसकी ट्रू लेंथ कितनी है हमें नहीं बताई गई। ठीक है, बस ये बोल दिया गया कि ये रॉड है, इसका लेंथ मेजरमेंट आप करिए, ट्रू वैल्यू इज़ नॉट नोन। तो इस केस में हम एरर कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब इस एग्जांपल से ऐसा लगता है कि अगर ट्रू वैल्यू नहीं पता है, मेजर्ड वैल्यू तो हमने निकाल ली, ट्रू वैल्यू अगर नहीं पता है तो एरर कैसे कैलकुलेट होगी, डिफरेंस कहाँ से निकालोगे? तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे बहुत सारे। लेट द मेजर्ड वैल्यू इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन में मेजर्ड वैल्यू आई मान लो L1। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा ऑब्जर्वेशन किया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मेजर्ड वैल्यू आई L2, थर्ड ऑब्जर्वेशन किया, मेजर्ड वैल्यू आ गई L3। इसी तरह से हम n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे, मान लो nth ऑब्जर्वेशन किया और मेजर्ड वैल्यू आ गई Ln, ये मेजर्ड वैल्यूज़ आ गई, हमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लिए। तो अब एरर कैसे निकाली जाए? तो पहले क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे। देयरफॉर मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यूज़, चलो मेजर्ड ही लिख लेते हैं, मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, सबका मीन निकाल लिया, मान लो वो है L बार। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली पता ही है, सबको मालूम है कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये हो गया मीन वैल्यू, n से डिवाइड करेंगे, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने बार मेजरमेंट किया था। तो ये आ गया मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़, यानी कि L बार आ गया। अब ये जो L बार है यही हमारा ट्रू वैल्यू का काम करेगा। ठीक है, फिर से समझ लो, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो एरर ऐसे निकल आएगा, डायरेक्ट मेजरमेंट से जो वैल्यू आया एक्स डैश, वो ट्रू वैल्यू के साथ उसका डिफरेंस कर दो तो आ जाएगा एरर। बट अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो जो हमारे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन निकालो, तो जो मीन आएगा वही ट्रू वैल्यू का रोल प्ले करेगा। तो अब ट्रू वैल्यू तो नहीं पता थी, लेकिन ट्रू वैल्यू का रोल कौन प्ले करेगा ये हमें पता चल गया है। तो अब एरर कैलकुलेट करेंगे। तो एरर कैसे कैलकुलेट होगी, इतने सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं तो हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर आई होगी। जितने बार ऑब्जर्व करेंगे हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो कैसे लिखें फिर, एरर, लेट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, या फर्स्ट मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कहो या मेजरमेंट कहो एक ही बात है। तो एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज सपोज डेल्टा L1। तो डेल्टा L1 क्या होगा, L बार और L1 का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, या छोटे में से बड़े को कर दिया तो भी कोई बात नहीं है, बट मैग्नीट्यूड ज़रूर ले लो। तो इसी तरह से एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन डेल्टा L2, ये हो जाएगा इसी तरह से L बार माइनस L2 का मॉड। थर्ड ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आ गया, L बार माइनस L3 का मॉड। सिमिलरली एरर इन nth ऑब्जर्वेशन डेल्टा Ln, L बार माइनस Ln। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमने हर ऑब्जर्वेशन में एरर भी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 etc. ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब अगर इन एरर्स का मीन निकाल लिया जाए तो वो कहलाता है मीन। अच्छा, इन एरर्स को एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है वो भी देख लिया जाए। ये जो एरर हमने निकाली है, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। पूरा लिख देते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा। ठीक है। फिर अगर इन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल लें, देन इट इज़ कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा, सारे डेल्टा एल का मीन, तो हम डेल्टा एल बार लिख लेते हैं उसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू। एरर्स का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो इधर आ जाएगा डेल्टा एल एन होल डिवाइडेड बाय एन। एन टाइम्स हमने एरर कैलकुलेट किया है, इसलिए एन से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो डेल्टा एल बार हो गया। फिर और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव्स का काम होता है एरर निकालना, तो वैसे ही मत समझ लेना इसका। रिलेटिव एरर मतलब रिलेटिव्स जो हमारे काम में एरर बताते रहते हैं वो नहीं है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, एल बार, डेल्टा एल बार बाय एल बार। और अगर यहाँ ट्रू वैल्यू गिवन होती, इफ़ ट्रू वैल्यू इज़ गिवन, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब हमें एल बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हो जाता है डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव एरर। फिर अगर हम परसेंटेज एरर निकालें, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा, बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस परसेंटेज एरर आ जाएगा। यानी कि डेल्टा एल बार बाय एल बार इंटू 100, दिस इज़ परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो ये तो सब फार्मूला कह लो या जो भी कह लो, ऐसा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है कि जिसको फार्मूला कहा जाए। हाँ, न्यूमेरिकल एग्जांपल ज़रूर देख लो इसका, तो उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो अगर एनसीईआरटी बुक है तुम्हारे सामने, अगर क्या होनी ही चाहिए, तो उसमें देखो ज़रा एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में तुम आ जाओ सीधा पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पर आ जाओ। यहाँ पर देखो ये सॉल्व्ड एग्जांपल जो दिया हुआ है 2.7, ये 2.7 जो सॉल्व्ड एग्जांपल है ये बहुत अच्छा है इन बातों को समझने के लिए। देखो इसको रीड कर देते हैं। इसमें है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, ऐसे 3-4 वैल्यूज़ दिए हुए हैं। 5 टाइम्स मेजरमेंट किया गया। ठीक है, 5 टाइम्स मेजरमेंट किया है, कोई ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। तुमसे कहा जाए मान लो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये सारा काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, इजी है। तो जो 5 वैल्यूज़ दी हुई है टाइम की, अब हम एल की बजाय टी यूज़ कर लेते हैं। टाइम है तो चलो टी यूज़ कर लो, वैसे एल भी यूज़ कर लोगे तो टाइम कुछ कर नहीं पाएगा। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने एरर निकाला, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर कैसे निकलेगा, टी बार माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आई। तो पहले क्या करना होगा, तुम्हें टी बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टी बार मतलब मीन वैल्यू कितनी आई थी ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ जो 5 वैल्यूज़ गिवन हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 2.63, 2.56, 2.42। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये सामने रेडीमेड रखा है तो इसको ले लिया गया है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, ऐसे तो बहुत इजी काम है। 2.80, ये हमारे मेजर्ड वैल्यूज़ थे टाइम के। और कितने वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और मीन वैल्यू आ जाएगी। मीन वैल्यू आ गई कितनी, 2.624। हाँ, ये देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, जो हमने भी डिस्कस नहीं किया है, उसको आगे 1 और 2 क्लास होने दो, उसमें कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ऐसा समझ लो कि जितने डेसिमल प्लेसेस मेजर्ड वैल्यूज़ में थे, 2 थे सारे ऑब्जर्वेशन में,
तो भले ही डिवाइड करके 2.624 हो सकता है इसके आगे भी आ रहा हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर में और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें से एक रूल बस ये बता देते हैं कि जब हम इस तरह से ऐड करते हैं यानी एवरेज जब निकालते हैं तो जितने डेसिमल प्लेस, मतलब ये देखते हैं जिन क्वांटिटीज़ का हम एवरेज निकाल रहे हैं उनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस में हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेस अभी बोल दे रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ही बोला जाता है। तो देख लो डेसिमल प्लेसेस सबसे कम किस में हैं, जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ थे हमारे। ठीक है, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमारे वैल्यूज़ थे। तो इनमें देखो 2.63, 2.56, 2.42, 2.7, 2.80, तो डेसिमल प्लेसेस दो दो हैं। अगर मान लो किसी में ज़्यादा भी होते तो हमें क्या देखना होता कि सबसे कम किस में है। तो यहाँ पर बाई चांस सब में दो ही दो दिए हुए हैं, तो हमारा भले ही डिवाइड करके 2.624 आ रहा है, या हो सकता है उसके बाद भी कुछ आ जाता है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें देखने हैं, तो डिवीज़न करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसमें भी हमें दो ही डेसिमल प्लेस रखने हैं। ठीक है, इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी के लिए बस इतना समझ लो। तो हमने निकाल लिया टी बार, और टी बार आ गया 2.62। अब डेल्टा T1 निकालना है, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर कितना आया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा ये था 2.63, तो 2.63 और 2.62 का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले कौन सा लिखोगे बाद में कौन सा लिखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको डिफरेंस 2.63 माइनस 2.62, और इनका मॉड ले लिया तो आ जाएगा 0.01, ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एरर कितना आया, थर्ड में कितना आया, ऐसे निकाल लेंगे। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, ये सबको टी कर देते हैं। तो ये जो डेल्टा T1, T2, T आए थे इनका एवरेज निकाल लिया, तो यह आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम निकाल लिया। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, ये जो डेल्टा टी बार थे सारे, इसको टी बार से, ये टी बार है, टी बार से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा रिलेटिव एरर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, ये कैलकुलेट करना था। अच्छा, यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, और नहीं भी आए तो भी लीस्ट काउंट क्या होता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लीस्ट काउंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिज़िक्स में ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ हैं, जो नाम है, टर्मिनोलॉजी हैं, उनका मीनिंग उनके नाम से ही समझ में आ जाता है। अगर तुम नाम को एनालाइज करना समझ गए तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा फिज़िक्स तो ऐसे ही हो जाता है। कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई क्वांटिटी का नाम है, नाम को तुम एनालाइज कर लो तो समझ में आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये इंसानों के नाम जैसे नहीं होते हैं। फिज़िक्स में जो नाम हैं वो वैसे ही होते हैं जो उस क्वांटिटी का प्रॉपर्टी है। और ये बात 100% सही नहीं है, ये भी पहले ही बता दें। कहीं कहीं पर एक दो गलती से तुमको मिल जाएगा कि वहाँ पर नाम से सही मीनिंग समझ में नहीं आता है, बहुत रेयर होगा ऐसा। और वो भी इसलिए कि वो नाम जब सही अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस क्वांटिटी के बारे में, तो वो नाम उस समय रख दिया गया था बहुत पहले। फिर वो नाम बहुत फेमस हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया, तो फिर वो बाद में चेंज नहीं हो पाया। बट ऐसा फिज़िक्स में तुम्हें एक या दो हार्डली एग्जाम्पल मिलेगा, मतलब हज़ारों लाखों टर्म्स में एक दो मिल सकता है। ठीक है, तो फिज़िक्स जो है वो एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है हाँ चलो 50 बार ये फार्मूला यूज़ होगा, एक बार यूज़ नहीं होगा बिकॉज़ ये एक्सेप्शन है। तो ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है, एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जो होता है वो होता है, और जो नहीं होता है वो नहीं होता है, और नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, इंसानों के नाम जैसा नहीं होता है। नाम है सेठ गरीब दास, नाम गरीब दास है लेकिन है सेठ। भिखारी का नाम है धनी राम, भीख मांग रहा है बेचारा और उसका नाम है धनी राम। तो ऐसा इंसानों में होता है, फिज़िक्स में नहीं होता। तो यहाँ नाम देख लो, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट नाम को एनालाइज करने से क्या समझ में आता है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। काउंट मतलब क्या होता है, काउंट मतलब हमारे जो डेली बोलचाल की भाषा है, काउंट मतलब हुआ गिनती।
तो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, ये सिर्फ हमने लीस्ट काउंट लिख दिया है, एक्चुअली क्या होना चाहिए लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसी को तुम समझ लो, लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम स्मॉलेस्ट काउंट या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, उसी को बोलेंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक स्केल है, ये ऐसे एक स्केल ले लिया, ठीक है, मान लो 1 फीट का ले लिया, 1 फीट लगभग इतना होगा। हाँ, ये वाली प्रैक्टिस करी कि नहीं, कि घर में जो सामान है उसकी लेंथ का अंदाज़ा लगाओ, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उसका अंदाज़ा लगा के देखो कि वो लगभग कितना होगा। ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, अगर नहीं किया तो आप करो। जैसे ये हमने बना लिया, लगभग 1 फीट का स्केल बना लिया, ठीक है, और इस स्केल में मान लो ऐसे ग्रेडिंग है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 1 फीट, मान लो ऐसा एक स्केल है, ठीक है। और मेरे पास ये पेन है, किसी ने बोल दिया इस पेन की लेंथ मेज़र करके बताओ इस स्केल से, ठीक है, चलो हमने मेज़र किया, ये हमने 0 पर रखा और ये पेन हमारा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ निशान लगा दिया यहाँ। अब बताओ इस पेन की लेंथ कितनी होगी, इस स्केल से मेज़रमेंट करके इस पेन की लेंथ कितनी होगी? एनी गेस? कोई गेस कर सकता है कि ये 1 फीट का स्केल है, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 फीट लिखा था, बीच में कुछ भी नहीं था, और हमने अपना पेन रख दिया ऐसे इसकी लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए, और पेन का ये वाला जो एंड है वो यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ लेकिन कुछ लिखा ही नहीं है। तो कैसे बताओगे? तो हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसा बोलें कि ये जो है ना, ये हाफ फीट से थोड़ा कम है, हाफ फीट, तो 0.5 फीट ऐसा बोल देंगे, सर लगभग इतना है 0.5 फीट। या कोई थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होगा तो बोलेगा ये जो है ना 0.45 फीट है, या कोई अंदाज़ा लगाएगा चलो ये 0.48 फीट है, ऐसे होगा। बट ये सारे ही आंसर गलत हैं। ये सारे आंसर गलत इसलिए हैं क्योंकि इनमें से एक भी आंसर सर्टेन नहीं है, ये सारे अनसर्टेन हैं, ठीक है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो तुम कैसे बता सकते हो कि 0.5 होगा कि 0.45 होगा कि 0.48 होगा? ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से बताना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इस स्केल में यहाँ पर कोई मार्किंग ही नहीं है, तो हम बताएंगे कैसे? ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका लीस्ट काउंट कितना है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 फीट लिखा है, तो ये 1 फीट से छोटा मेज़रमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ आई? ये स्केल 1 फीट से छोटा मेज़रमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं पर, जैसे पेन का एग्जांपल लिया, इसका ये वाला एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो पता ही नहीं है यहाँ पे कितना है। तो इस स्केल का लिमिटेशन है कि ये 1 फीट से छोटा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस स्केल का लीस्ट काउंट कहा जाएगा कितना? इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 फीट। आई बात समझ में? अब हम ऐसा करें, अगर हमें इस स्केल का लीस्ट काउंट और कम करना है, तो देखो हमारा जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि लीस्ट काउंट और छोटा हो जाए। ठीक है, लीस्ट काउंट बड़ा करने से हमें फ़ायदा नहीं होता, लीस्ट काउंट छोटा करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों? लीस्ट काउंट छोटा करने का क्या मतलब होगा कि यहाँ 0 यहाँ 1 लिखा है तो हम कर ही नहीं पा रहे मेज़रमेंट, तो यहाँ पे और भी ग्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और भी मार्किंग होनी चाहिए बीच में, तब हम मेज़रमेंट कर पाएंगे। तो मान लो हमने दूसरा स्केल बना लिया, या उसी स्केल में ग्रेडिंग हमने दोबारा से कर ली और ऐसे बना लिया स्केल, यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे लिखा हमने 12 इंच लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंच, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 सारे हमने लगा दिए। अब अगर हम मेज़रमेंट करेंगे उसी पेन का, तो मान लो कि यहाँ पर आ गया, एग्जैक्टली इस लाइन के सामने आ गया, ठीक है, ये 1 2 3 4, थोड़ा ग्रेडिंग मेरा गड़बड़ है, समझ लेना, है 5 है यहाँ 6 है, तो मान लो कि एकदम 4 वाली लाइन पर आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, हमने बता दिया कि इस पेन की लेंथ जो है वो 4 इंचेस है। लेकिन क्या होता अगर ये पेन की जो ये वाला एंड है ये 4 और 5 के बीच में कहीं पर आ जाता, तब क्या होता? ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये लेंथ कितनी है, हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्केल है वो इस तरह से ग्रेडिंग किया हुआ है, 1 इंच के डिफरेंस पर ग्रेडिंग किया हुआ है, बीच में जो 1 इंच का ग्रेडिंग है उसके बीच में कुछ भी निशान नहीं है,
ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली 4 वाली लाइन पर आया तब तो बहुत अच्छा हुआ, हमने 4 इंच बता दिया। बट अगर 4 और 5 के बीच में कहीं पर आ गया, पेन का ये वाला एंड 4 और 5 के बीच में आ गया, तो तुम नहीं बता पाओगे कि वो 4.2 है कि 4.5 है कि 4.7 है, नहीं बता सकते, ठीक है। अंदाजे से भले बोल दो कि ये चलो 4.5 इंच है, बट वो तुम्हारा आंसर सही नहीं माना जाएगा, वो गलत होगा, क्योंकि तुमने कैसे बता दिया 4.5 है। हो सकता है 4.48 हो सकता है 4.51 हो, you cannot know because the least count of this new scale is 1 इंच। 1 इंच से छोटा अगर डिस्टेंस है, जैसे ये वाला जो डिस्टेंस था ये 1 इंच से छोटा है, ये 4 और 5 के मार्किंग के बीच में आ रहा है, यानी कि 1 इंच से छोटा हो गया लेंथ, तो नहीं बता पाओगे क्योंकि इस स्केल का लीस्ट काउंट 1 इंच है। हाँ, पहले से बेटर पोजीशन में हैं हम, पहले 1 फीट था लीस्ट काउंट, तो हम इस पेन की लेंथ बिल्कुल ही नहीं बता सकते थे। अब क्या हुआ, अब हम बता सकते हैं कि हाँ 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, बट कितना है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है, बिकॉज लीस्ट काउंट अभी भी 1 इंच है। तो अगर हमें इस लेंथ को भी बताना है कितना होगा, तो क्या करना होगा, लीस्ट काउंट को और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने से हम और क्लोज पहुंच जाएंगे, ट्रू वैल्यू के और क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट छोटा करते जाओगे, ट्रू वैल्यू के साथ जो क्लोजनेस है मेजर्ड वैल्यू का वो कम होते चला जाएगा, यानी हमारा एक्यूरेसी बेटर होते चले जाएगा, ठीक। और इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, अब मान लो हम अपने जो नॉर्मल क्वांटिटीज़ हैं उनको ले लेते हैं, क्वांटिटीज़ नहीं क्या बोलना चाहिए, जो यूनिट्स हैं 0, और यहाँ मान लिया ले लिया हमने 30 सेंटीमीटर, और एक एक सेंटीमीटर पे मान लो निशान लगा दिए, तो जो 2 ग्रेडिंग है, 2 मार्किंग है, उसके बीच में जो लेंथ है वही लीस्ट काउंट होगा। तो अगर 30 सेंटीमीटर का स्केल है, एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा है, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर के अंदर भी अगर ग्रेडिंग कर दिया, मिलीमीटर वाला भी कर दिया, तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखा तो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, लीस्ट काउंट घट गया, ठीक है। अब लीस्ट काउंट, प्रिसिशन और ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं, इनका और क्या इम्पोर्टेंस है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें हम जानेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है और 1.0 सेंटीमीटर लिखा है और 1.00 सेंटीमीटर लिखा है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। जनरली हमें लगेगा कि हाँ सेम ही तो है, 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.00 सेंटीमीटर, ऐसा हमें लगेगा कि ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये तीनों अलग हैं। 1 सेंटीमीटर का अलग मीनिंग है, 1.0 का अलग है, 1.00 का मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो आज के लिए इतना ही।